हसन दीवानावार आग की तरफ लपका। मेरे फूल, मेरे वालिद का नुस्खा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। पागल मत बनो हसन, अंदर जाओगे तो जलकर राख हो जाओगे। हसन चीखता रहा, रोता रहा और अपनी मेहनत को अपनी आंखों के सामने राख होते देखता रहा। बगदाद की गलियां अभी सूरज की पहली किरण से रोशन नहीं हुई थीं, मगर बाजार अत्तारा के पिछवाड़े में मौजूद एक कदीम भट्टी खाने से धुआं उठना शुरू हो चुका था। फिजा में संदल की लकड़ी के जलने की महक और गुलाब की पत्तियों के उबलने की भीनी भीनी खुशबू रची हुई थी। ये बूढ़े उस्ताद अब्दुल्लाह का कारखाना था। कारखाने के नीम तारीख कोने में दो नौजवान, जिनके चेहरे पसीने से शराबोर थे, बड़ी बड़ी देगों के नीचे आग झोंक रहे थे। उनमें से एक हसन था, जिसकी उम्र बमुश्किल 25 बरस होगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे कोई गहरा दरिया खामोशी से बह रहा हो। दूसरा उमैर था, जिसकी आंखें भट्टी की आग की तरह दहक रही थी और उसके काम करने के अंदाज में एक बेचैनी, एक उजलत थी। हसन, आग मजीद तेज करो, उमैर ने माथे से पसीना पोंछते हुए झुंझलाहट से कहा। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो ये अर्क कल तक भी तैयार नहीं होगा, और उस्ताद जी ने कहा था कि ये रूहे गुलाब आज शाम तक हर हाल में तैयार होनी चाहिए। हसन ने मुस्कुराते हुए लकड़ी का एक और टुकड़ा एहतियात से आग में डाला। उमैर भाई, इत्र जल्दी में नहीं बनता। फूल की रूह खींचने के लिए आग को धीमा रखना पड़ता है। अगर आंच तेज की तो खुशबू जल जाएगी, सिर्फ पानी रह जाएगा। उमैर ने हकारत से नाक चढ़ाई। तुम और तुम्हारा फलसफा। लोग खुशबू सूंघते हैं हसन, उन्हें इस बात से गर्ज नहीं होती कि इसे धीमी आंच पर पकाया गया या तेज पर। हमें माल बेचना है, तारीख नहीं रकम करनी। अभी उनकी बहस जारी थी कि अंदरूनी कमरे से खांसी की शदीद आवाज आई। दोनों चौंक उठे और भागकर अंदर गए। उस्ताद अब्दुल्ला बिस्तर पर निढाल पड़े थे। उनका चेहरा जर्द था और सांसें उखड़ रही थीं। ये बगदाद के सबसे मशहूर अत्तार थे, जिनके हाथ की बनी खुशबुएं शाही महलात तक जाती थीं, मगर आज मौत का फरिश्ता उनके सराहने खड़ा था। मेरे बच्चों, उस्ताद ने कमजोर आवाज में पुकारा। दोनों ने झुककर उस्ताद का हाथ थाम लिया। हसन की आंखों में आंसू तैरने लगे, जबकि उमैर की नजरें उस्ताद के चेहरे से ज्यादा कमरे में रखे उन कीमती नुस्खों के संदूक पर जमी थी जो उस्ताद ने जिंदगी भर छुपा कर रखे थे। मैं जा रहा हूं, उस्ताद ने रुक रुक कर कहा। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझकर अपना हुनर सिखाया। ये हुनर अल्लाह की अमानत है। याद रखना, फूल अपनी जान देकर खुशबू देता है, उसकी कुर्बानी को कभी जाया ना करना। उस्ताद ने कांपते हाथों से हसन का हाथ पकड़ा। हसन, तुम में सब्र है, तुम इस फन की रूह को समझते हो। फिर उन्होंने उमैर की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अंदेशे का साया था। उमैर, तुम ज़हीन हो, मगर तुम्हारे अंदर एक आग है, इसे काबू में रखना। दौलत खुशबू की तरह होती है बेटा, अगर मुट्ठी में भींचोगे तो उड़ जाएगी, अगर खुली हथेली पर रखोगे तो महकेगी। कभी मिलावट न करना, क्योंकि मिलावट सिर्फ इत्र में नहीं होती, ये इंसान के ज़मीर में होती है। उस रात बगदाद के सबसे बड़े अत्तार की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। तदफीन के बाद जब दोनों भाई वापस कारखाने में आए तो माहौल बदल चुका था। वो साहिबान जो उन्हें जोड़े रखता था अब नहीं रहा था। कुछ दिन सोग में गुजरे, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। उस्ताद की वफात के 1 महीने बाद ही इख्तिलाफात, मतभेद खुलकर सामने आ गए। उमैर ने कारखाने के बीचों बीच खड़े होकर कहा, हसन, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम उस्ताद के पुराने तरीकों से चिमटे रहना चाहते हो, और मैं दुनिया को फतह करना चाहता हूं। इस छोटे से कारखाने और इन बोसीदा उसूलों के साथ मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। हसन का दिल टूट गया। उमैर, हमने वादा किया था कि हमेशा साथ रहेंगे। अकेले हम कमजोर पड़ जाएंगे। कमजोर तुम होगे हसन, उमैर ने सर्द लहजे में कहा। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। हम असास से एसेट्स तकसीम कर लेते हैं। तकसीम बहुत अजीब हुई। हसन ने उस्ताद की पुरानी भट्टियां, पुराने नुस्खे और वो जगह मांगी जहां वो सुकून से काम कर सके, जबकि उमैर ने नकद रकम, दुकान का वो हिस्सा जो मेन बाजार की तरफ खुलता था, और तैयार शुदा महंगा खाम माल लिया। उमैर ने अपनी दुकान को शाही अत्रियात का नाम दिया। उसने दुकान को शीशों और फानूसों से सजा दिया। उसका बोर्ड सुनहरी हुरूफ से लिखा गया था जो दूर से ग्राहकों को अपनी तरफ खींचता था। दूसरी तरफ हसन ने शहर के किनारे एक छोटी सी दुकान ली जिसका नाम खुशबू-ए इखलास रखा। वहां कोई सजावट न थी, बस सफाई और देगों से उठती हुई भीनी भीनी महक थी। उमैर की दुकान चल निकली थी। उसकी चर्ब जुबानी और दुकान की चमक दमक लोगों को मुतासिर करती थी, लेकिन उमैर खुश नहीं था। उसे लगता था कि जितना मुनाफा वो कमा रहा है वो काफी नहीं है। बगदाद के अमीर ताजिरों को देखकर उसके सीने में हसद की आग जलती रहती।
एक शाम जब उमैर अपनी दुकान पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था, एक साया उसकी दुकान में दाखिल हुआ। ये सेठ जाफर था, बगदाद का एक चालाक ताजिर जो केमिकल और रंगों का व्यापार करता था। उसके बारे में मशहूर था कि वो मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच सकता है। जाफर ने उमैर की दुकान का जायजा लिया और मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में सांप जैसी लचक थी। सुना है तुम उस्ताद अब्दुल्लाह के शागिर्द हो? जाफर ने रेशमी रुमाल से अपना मुंह साफ करते हुए पूछा। जी, मैं ही उनका असल वारिस हूं, उमैर ने फख्र से सीना तान कर कहा। जाफर हंसा। वारिस? वो दूसरा लड़का हसन, वो तो अभी तक लकड़ियां जलाकर अरक निकाल रहा है। तुम होशियार लगते हो नौजवान, लेकिन एक बात बताओ, क्या इतनी मेहनत का पूरा सिला मिल जाता है? उमैर खामोश रहा। जाफर ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। जाफर आगे झुका और सरगोशी के अंदाज में बोला, देखो उमैर, मेरे पास एक फॉर्मूला है। मिस्र से एक खास तेल आता है, अगर उसे अरके गुलाब में मिला दिया जाए तो खुशबू 10 गुना तेज हो जाती है और इत्र की मिकदार दुगनी। किसी को पता भी नहीं चलता। खर्चा आधा, मुनाफा 4 गुना। सोचो, तुम महीनों में वो हासिल कर सकते हो जो तुम्हारे उस्ताद ने पूरी जिंदगी में नहीं किया। उमैर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उस्ताद की वसीयत उसके कानों में गूंजी। मिलावट सिर्फ इत्र में नहीं, जमीर में होती है। लेकिन फिर उसकी नजर सामने से गुजरती हुई एक आलीशान बग्घी पर पड़ी जिसमें शहर का काजी बैठा था। दौलत की चमक ने जमीर की आवाज को दबा दिया। वो तेल कितने का मिलेगा? उमैर ने धीमी आवाज में पूछा। जाफर की आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। शिकार जाल में फंस चुका था। कीमत की फिक्र न करो पार्टनर, बस ये समझो कि हमारा साथ लंबा चलेगा। अगले 6 महीनों में बगदाद के बाजार में उमैर का तूती बोलने लगा। उसके इत्र मुश्क अंबर की धूम मच गई। वो इत्र जिसे लगाने के बाद इंसान जहां से गुजरता खुशबू के भभूके उठते। लोग दीवानावार उसकी दुकान पर टूट पड़े। उमैर ने पुरानी भट्टियां बेच दी। अब वो जाफर से तैयार शुदा केमिकल लेता, उसमें थोड़ा सा असली इत्र मिलाता, रंग डालता और खूबसूरत शीशियों में बंद करके मुंह मांगे दामों बेचता। उसने शहर के पौश इलाके में एक हवेली खरीद ली, रेशमी लिबास पहनना शुरू कर दिया और नौकर चाकर रख लिए। दूसरी तरफ हसन की हालत पतली थी। महंगाई बढ़ रही थी और असली फूलों की कीमत आसमान से बातें कर रही थी। वो सुबह सवेरे बागों में जाता, महंगे दामों फूल खरीदता और सारा दिन आग के सामने बैठकर अरक निकालता। उसकी दुकान पर गिनती के चंद गाहक आते जो असली खुशबू की कद्र जानते थे। एक दिन हसन उमैर की दुकान के पास से गुजरा। उमैर ने उसे देख लिया। वो अपनी मखमली कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसने आवाज दी, अरे हसन भाई, अंदर तो आओ। हसन हिचकिचाते हुए अंदर गया। उमैर ने अपने मुलाजिमों के सामने हसन की सादा हालत का मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, देखा भाई को, मैं कहता था ना कि वक्त बदल गया है। हसन, अब भी वक्त है, मेरी दुकान पर मैनेजर लग जाओ। ये लकड़ियां जलाना छोड़ दो, तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए हैं। हसन ने उमैर की मेज पर रखी मुश्क अंबर की शीशी उठाई। उसने ढक्कन खोला और सूंघा। उसके माथे पर त्योरी चढ़ गई। उमैर, हसन ने दुख भरे लहजे में कहा, यह खुशबू तो तेज है मगर इसमें रूह नहीं है। ये मुर्दा खुशबू है। तुम लोगों को जहर बेच रहे हो। उमैर का रंग सुर्ख हो गया। अपनी जुबान बंद रखो, ये कारोबार है, तुम्हें क्या पता। तुम जलते हो मेरी तरक्की से। जाओ यहां से और अपनी नसीहतें अपने पास रखो। हसन ने शीशी वापस रखी और गहरी नजरों से उमैर को देखा। उमैर, जिस इमारत की बुनियाद रेत पर हो वो आंधी का एक झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं गरीब हूं मगर मुझे रात को नींद सुकून की आती है। हसन वहां से निकल आया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाला वक्त उसके सब्र का कितना सख्त इम्तिहान लेने वाला है। कुदरत अब एक ऐसा ड्रामा स्टेज करने जा रही थी जो बगदाद की तारीख में याद रखा जाना था। बगदाद में गर्मियां अपने उरूज पर थीं। दोपहर की धूप दीवारों को तपा रही थी, लेकिन उमैर की दुकान शाही अत्रियात पर ग्राहकों का हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसका नया इत्र मुश्क अंबर पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। अमीर जादे इसे कपड़ों पर छिड़कते और बाजारों में इतराते फिरते। लेकिन इसी दौरान शहर के हकीमों के पास अजीब मरीज आने लगे। हकीम बू अली, जो शहर के सबसे पुराने मुआलिज उपचारक थे, अपनी मसनद पर बैठे एक नौजवान की जिल्द त्वचा का मुआयना कर रहे थे। नौजवान की गर्दन और कलाइयों पर सुर्ख निशानात थे और उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। तुम क्या काम करते हो? हकीम ने तशवीश से पूछा। मैं कपड़े का ताजिर हूं, सारा दिन दुकान पर बैठता हूं, नौजवान ने खांसते हुए जवाब दिया। बस ये अजीब सी जलन है जो खत्म नहीं हो रही।
हकीम बू अली ने गौर किया तो नौजवान के कपड़ों से एक बहुत तेज और मीठी खुशबू आ रही थी। तुमने कौन सा इत्र लगाया है? ये शाही अतरियात का खास तोहफा है, मुश्क अंबर, नौजवान ने फख्र से बताया। हकीम ने कुछ न कहा, बस एक गहरी सोच में डूब गए। उन्हें शक हो रहा था कि शहर की हवा में जो ये नई महक घुली है उसमें कुछ जहरीला है। दूसरी तरफ उमैर अपनी दौलत के नशे में चूर था। एक दिन सेठ जाफर, जो उसे केमिकल फराहम करता था, पिछले दरवाजे से दुकान में दाखिल हुआ। उमैर, माल की मांग बढ़ रही है, हमें पैदावार बढ़ानी होगी, जाफर ने लालच भरी नजरों से सोने के सिक्कों की थैली को देखते हुए कहा। लेकिन जाफर, उमैर थोड़ा परेशान लग रहा था। कुछ शिकायतें आ रही हैं। कल एक औरत आई थी, कह रही थी कि इत्र लगाने से उसके बच्चे का दम घुटने लगा। क्या हम इसमें तेल की मिकदार ज्यादा तो नहीं कर रहे? जाफर ने कहा लगाया। अरे भोले बादशाह, लोगों को आदत नहीं है इतनी तेज खुशबू की। यह सिर्फ वहम है। तुम बस नोट गिनो, शिकायतें मत गिनो। जब तक पैसा आ रहा है सब ठीक है। उमैर ने जमीर की चुभन को एक बार फिर दबा दिया और मजीद केमिकल का ऑर्डर दे दिया। चंद हफ्तों बाद शहर की फसीलों, दीवारों पर नकारे बजने लगे। शाही मुनादी करने वाले हर चौक और हर गली में ऐलानात करते फिर रहे थे। सुनो सुनो सुनो, अमीर शहर की बेटी शहजादी ज़ैनब की शादी का जश्न शुरू होने वाला है। हाकिम वक्त का फरमान है कि शहजादी के जहेज के लिए दुनिया का सबसे नायाब और बेहतरीन इत्र तैयार किया जाए। तमाम अत्तारों को दावत दी जाती है कि वो 3 हफ्तों बाद शाही दरबार में हाजिर हों और अपना हुनर पेश करें। जो अत्तार शहजादी का पसंदीदा इत्र बनाएगा उसे शाही अत्तार का ओहदा, मुंह मांगा इनाम और शाही मोहर अता की जाएगी। यह ऐलान जंगल की आग की तरह फैल गया। उमैर के लिए ये वो मौका था जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। शाही मोहर मिलने का मतलब था कि उसका कारोबार पूरी सल्तनत में फैल जाएगा। उसने फौरन जाफर को बुलाया। जाफर, हमें कुछ ऐसा बनाना है जो आज तक किसी ने न सूंघा हो। हमें ये मुकाबला हर हाल में जीतना है। जाफर की आंखों में कीना परवरी, बदला द्वेष थी। हम जीतेंगे उमैर, लेकिन एक रुकावट है। कौन सी रुकावट? तुम्हारा भाई हसन। उमैर हंस पड़ा। हसन? वो गरीब, वो अपनी टूटी फूटी भट्टियों के साथ मेरा मुकाबला करेगा? उसके पास तो ढंग के शीशे भी नहीं हैं। जाफर संजीदा रहा। तुम उसे नहीं जानते उमैर। शाही हकीम बू अली इस मुकाबले के जज होंगे। वो पुराने जमाने के आदमी हैं, उन्हें खुशबू की रूह की पहचान है। अगर हसन अपना वो खालिस गुलाब वाला इत्र ले आया तो हमारी केमिकल वाली खुशबू उसके सामने पानी भरेगी। सच्चाई में एक ताकत होती है दोस्त, और हमें इस ताकत को मुकाबले से पहले ही कुचलना होगा। उमैर के माथे पर पसीना आ गया। वो जानता था कि हसन का इत्र वाकई जादुई होता है, चाहे वो सादा ही क्यों ना हो। तो हम क्या करें? उमैर ने घबराकर पूछा। जाफर ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए एक खंजर मेज पर गाड़ा। मुकाबला खुशबू का है। अगर खुशबू बनाने वाला सामान ही न रहे तो मुकाबला कैसा? हसन पिछले कई दिनों से दिन रात मेहनत कर रहा था। उसने फैसला किया था कि वो शहजादी के लिए जन्नत की हवा नामी इत्र बनाएगा, जिसका नुस्खा उसके मरहूम वालिद ने सिर्फ उसे बताया था। इस इत्र के लिए उसे नायाब ताइफ के गुलाब दरकार थे, जो उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर मंगवाए थे। हसन ने वो फूल एक खास लकड़ी के संदूक में महफूज कर रखे थे और अर्क कशी का अमल शुरू होने ही वाला था। रात का पिछला पहर था। हसन अपनी दुकान बंद करके घर जा चुका था। बाजार सुनसान था, सिर्फ चौकीदार की आवाज कभी कभार गूंजती थी। 2 स्याहपोश काले कपड़े पहने साये दीवार फांदकर हसन की दुकान के पिछवाड़े में उतरे। ये जाफर के किराए के गुंडे थे। उन्होंने मिट्टी का तेल हसन के लकड़ियों के जखीरे और भट्टी खाने पर छिड़का। एक जलती हुई तीली हवा में लहराई और फिर एक धमाके से आग भड़क उठी। आग आग की आवाजों से मोहल्ला जाग उठा। हसन जब भागता हुआ वहां पहुंचा तो आसमान सुर्ख हो चुका था। आग के शोले उसकी दुकान की छत को छू रहे थे। लोग पानी डाल रहे थे, मगर खुश्क लकड़ियों की आग बुझाना नामुमकिन था। हसन दीवानावार आग की तरफ लपका। मेरे फूल, मेरे वालिद का नुस्खा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। पागल मत बनो हसन, अंदर जाओगे तो जलकर राख हो जाओगे। हसन चीखता रहा, रोता रहा और अपनी मेहनत को अपनी आंखों के सामने राख होते देखता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो खुशबू इखलास की जगह सिर्फ धुआं और काला मलबा था। वो नायाब फूल, वो भट्टियां, वो उम्मीदें सब जलकर खाक हो चुकी थीं। उमैर दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसके दिल में एक लम्हे के लिए तकलीफ उठी। आखिर वो उसका भाई था,
लेकिन फिर जाफर की आवाज उसके कान में गूंजी, बादशाह बनने के लिए रहमदिली छोड़नी पड़ती है। उमैर ने मुंह मोड़ा और चला गया। हसन राख के ढेर पर बैठा था। उसका चेहरा धुएं से काला और आंखें आंसुओं से खुश्क हो चुकी थीं। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। 3 हफ्ते बाद मुकाबला था और उसके पास न पैसा था, न फूल और न ही औजार। अब सब खत्म हो गया। हसन ने आसमान की तरफ देखकर शिकस्ता, टूटी हुई आवाज में कहा, आए मालिक, क्या ईमानदारी का यही सिला है? तभी वहां एक बूढ़ा दरवेश आया। ये वही था जो अक्सर हसन की दुकान के बाहर बैठता था। दरवेश ने अपनी लाठी हसन के कंधे पर रखी। बेटा, सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। कुदरत ने तेरे फूल जला दिए, शायद इसलिए कि वो तुझे फूलों से बेहतर कोई चीज देना चाहती है। हसन ने बेबसी से दरवेश को देखा। बाबा, मेरे पास राख के सिवा कुछ नहीं है। दरवेश मुस्कुराया। कभी कभी राख के नीचे वो खजाने छुपे होते हैं जो खुली आंखों से नजर नहीं आते। अपने वालिद की पुरानी जगह को खोद कर तो देख। दरवेश ये कहकर चला गया। हसन को अचानक अपने वालिद की एक बात याद आई। बरसों पहले जब कारखाना तामीर हो रहा था, वालिद ने जमीन के नीचे एक तहखाना बनवाया था जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। हसन में एक नई उम्मीद जागी। उसने कुदाल उठाई और जली हुई जमीन को खोदना शुरू किया। उसके हाथ जख्मी हो गए, नाखून टूट गए, मगर वो खोदता रहा। काफी गहराई में जाने के बाद कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। टन! हसन ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। वहां एक पुराना जंग आलूद तांबे का संदूक दबा हुआ था। हसन ने कांपते हाथों से संदूक का ताला तोड़ा। जैसे ही ढक्कन खुला, एक ऐसी खुशबू बाहर आई कि हसन का दिमाग मुअत्तर, सुगंधित हो गया। अंदर इत्र की कोई शीशी नहीं थी, बल्कि लकड़ी के स्याह अजीब व गरीब टुकड़े पड़े थे। ये ऊद आगरवुड था। उसके वालिद ने 50 साल पहले आसाम के जंगलों से नायाब ऊद की लकड़ी मंगवाई थी और उसे जमीन के नीचे दफन कर दिया था ताकि वक्त के साथ उसकी खुशबू पुख्ता हो जाए। ये ऊद अब इतना नायाब और कीमती हो चुका था कि बादशाहों के खजाने में भी न मिले। ऊद की लकड़ी जलकर खुशबू नहीं देती, बल्कि इसे जितना पुराना किया जाए और जितना धीमी आंच पर पकाया जाए, ये उतनी ही सहर अंगेज खुशबू पैदा करती है। हसन की आंखों में चमक आ गई। उसकी दुकान जल गई थी, फूल राख हो गए थे, मगर कुदरत ने उसे वो तोहफा दिया था जो आग से महफूज था। उमैर, हसन ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, तुमने मेरे फूल जलाए, मगर तुम मेरी खुशबू नहीं मार सकते। अब मुकाबला बराबर का होगा। दूसरी तरफ उमैर की मुश्किलात बढ़ रही थीं। शादी का दिन करीब आ रहा था, लेकिन उसके मुश्क अंबर में मसला पैदा हो गया। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में जाफर ने इस बार जो केमिकल दिया था वो इंतहाई घटिया मयार स्तर का था। इत्र की तैयारी के दौरान उमैर ने महसूस किया कि उसमें से हल्की सी जलने की बू आ रही है। उसने घबराकर जाफर को बुलाया। यह क्या है? इसमें तो बदबू आ रही है, उमैर चिल्लाया। जाफर ने इत्मीनान से कहा, फिक्र मत करो, हम इसमें थोड़ा सा काफूर और तेजाब मिला देंगे। बदबू दब जाएगी और खुशबू दिमाग को चकरा देगी। उमैर के दिल में खतरे की घंटी बजी। जाफर, ये शाही मुकाबला है, अगर वहां पोल खुल गई तो? जाफर ने उसका कॉलर पकड़ा और धमकी आमेज लहजे में कहा, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है उमैर, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर तुमने मुंह खोला तो मैं बता दूंगा कि ये सारा आइडिया तुम्हारा था। बस इत्र तैयार करो और चुपचाप दरबार पहुंचो। उमैर अब एक कठपुतली बन चुका था। वो अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह फंस गया था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। उसे बार बार हसन का वो जुमला याद आता, जिस इमारत की बुनियाद रेत पर हो वो गिर जाती है। मुकाबले की सुबह आन पहुंची। बगदाद का शाही दरबार सज चुका था। उमैर अपने सुनहरी लिबास में मलबूस मगर अंदर से खौफजदा अपनी चमकीली बोतलों के साथ खड़ा था, और दूसरी तरफ हसन अपने जले हुए कपड़ों और खाक आलूद चेहरे के साथ हाथ में सिर्फ एक छोटी सी मामूली मिट्टी की शीशी थामे खड़ा था। हकीम, बू अली और बादशाह तख्त पर विराजमान थे। फिजा में तनाव था, जैसे तूफान से पहले की खामोशी हो। किसकी खुशबू जीतेगी? बनावट की तेज महक या सब्र की पुरानी खुशबू? शाही दरबार की शान और शौकत आज दीदनी थी। दीवारों पर रेशमी पर्दे लटके हुए थे और फर्श पर कीमती ईरानी कालीन बिछे थे। तख्ते शाही पर गवर्नर जुबैद उद दीन पूरी जलाल के साथ विराजमान थे। उनके दाएं जानिब मशहूर तबीब और दाना बुजुर्ग हकीम बू अली बैठे थे, जिनके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। दरबार के वस्त मध्य में एक बड़ी मेज रखी थी, जिस पर सोने और चांदी की तश्तरियां सजी थीं। इस मुकाबले में बगदाद, बसरा और दमिश्क के माहिर तरीन अत्तार आए थे, लेकिन सबकी नजरें दो अफराद पर जमी थीं। एक तरफ उमैर था, जो जर्क बर्क भड़कीला लिबास पहने खड़ा था।
उसके हाथ में हीरे जड़ी एक खूबसूरत शीशी थी जिसमें सुर्ख रंग का सयाल लिक्विड चमक रहा था। उसके चेहरे पर मसनूई बनावटी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी पेशानी पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे उसकी अंदरूनी घबराहट की चुगली खा रहे थे। हुजूम में पीछे खड़ा जाफर उसे आंखों ही आंखों में हौसला दे रहा था। दूसरी तरफ हसन खड़ा था। उसके कपड़े सादा और कुछ जगह से जले हुए थे, क्योंकि आग बुझाते हुए उसका लिबास जल गया था। उसके हाथ भी राख से काले थे, मगर उसकी आंखों में अजीब सा इत्मीनान था। उसके पास कोई चमकदार शीशी नहीं थी, बल्कि मिट्टी की एक छोटी सी पुरानी बोतल थी जिसे उसने अपनी हथेली में कसकर थामा हुआ था। गवर्नर ने इशारा किया और शाही नकीब ने ऐलान किया, मुकाबले का आगाज किया जाए। सबसे पहले मशहूर ताजिर शाही अत्रियात के मालिक उमैर इब्ने अब्दुल्ला अपना इत्र पेश करें। उमैर आगे बढ़ा। उसके कदम थोड़े लड़खड़ाए, मगर उसने संभाल लिया। उसने झुक कर सलाम किया और अपनी हीरे जड़ी शीशी गवर्नर और हकीम बू अली के सामने रखी। आली जा, उमैर ने बुलंद आवाज में कहा, मैं आपके लिए सुल्तान गुल आया हूं। ये वो खुशबू है जिसे बनाने में मैंने जदीद तरीन कीमियागरी केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया है। इसकी एक बूंद पूरा महल महका सकती है। हकीम बू अली ने शीशी उठाई। ढक्कन खोलते ही एक बहुत तेज और मीठी खुशबू बाहर निकली। ये इतनी तेज थी कि सामने बैठे दरबारियों ने वाह वाह के नारे लगाए। क्या बात है, एक वजीर बोला, ये तो वाकई लाजवाब है। उमैर का सीना फख्र से फूल गया। उसने जाफर की तरफ देखा, जो जीत के निशान के तौर पर अंगूठा दिखा रहा था, लेकिन हकीम बू अली के चेहरे के तासुरात नहीं बदले। उन्होंने शीशी को नाक के करीब किया, सूंघा और फिर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। खुशबू तेज है, हकीम ने धीमी आवाज में कहा। बहुत तेज, जैसे कोई चीज चीख रही हो। गवर्नर ने पूछा, हकीम साहब, क्या यह शहजादी के लिए मुनासिब है? हकीम ने गहरी नजरों से उमैर को देखा और फिर एक चांदी का प्याला मंगवाया जिसके नीचे दहकते हुए कोयले रखे थे। इत्र की असल पहचान ठंड में नहीं, गर्मी में होती है, हकीम ने कहा। अगर ये रूह की खुशबू है तो गर्मी पाकर निखरेगी, और अगर ये जिस्म का धोखा है तो गर्मी पाकर अपनी असल दिखा देगी। उमैर का रंग फक हो गया। वो जानता था कि केमिकल गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कुछ कहने की कोशिश की। हुजूर, यह इत्र नाजुक है, इसे आग पर। खामोश, गवर्नर ने हाथ उठाया। हकीम ने उमैर के इत्र के चंद कतरे दहकते हुए प्याले में डाले। एक सेकंड के लिए खुशबू मजीद तेज हुई, लेकिन अगले ही लम्हे एक छन की आवाज आई। प्याले से काला धुआं उठने लगा। अचानक वो मीठी खुशबू एक इंतहाई तेजाबियत जदा और हब्स जदा बदबू में बदल गई। ये जले हुए टायर और सड़े हुए अंडों जैसी बू थी। दरबारी अपनी नाक पर रुमाल रखने लगे। गवर्नर को जोर की खांसी आई। ये क्या बदतमीजी है, गवर्नर ने गुस्से से चीख कर कहा। यह इत्र है या जहर? मेरा दम घुट रहा है। उमैर कांपने लगा। हुजूर, वो शायद गर्मी ज्यादा थी। मेरा इत्र, हकीम बू अली ने गुस्से से कहा। ये इत्र नहीं, ये केमिकल और सस्ता तेल है। तुमने इसमें खुशबू को कैद करने के लिए हराम चर्बी और तेजाब मिलाया है। यह सांस की बीमारियों का बाइस कारण बनता है। तुमने शाही दरबार की तौहीन की है। जाफर जो पीछे खड़ा था मौका पाकर खिसकने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे दरवाजे पर ही दबोच लिया। दरबार में अभी तक बदबू और अफरा तफरी फैली हुई थी। गवर्नर का मूड शदीद खराब हो चुका था। निकालो इस धोखेबाज को, गवर्नर ने हुक्म दिया, और खत्म करो ये मुकाबला। जब शहर का सबसे बड़ा अत्तार ऐसा है तो बाकी क्या होंगे? आली जा, बस एक मौका। एक धीमी मगर मजबूत आवाज आई। ये हसन था। वह आगे बढ़ा। मैं कोई बड़ी पैकिंग या हीरे जवाहरात नहीं लाया। मैं बस वो लाया हूं जो मेरे वालिद ने 50 साल पहले जमीन के हवाले किया था। गवर्नर ने बेजारी से हाथ हिलाया। जल्दी करो, हमारा वक्त जाया मत करो। हसन ने अपनी मिट्टी की बोतल खोली। इसमें माए लिक्विड इत्र नहीं था, बल्कि गाढ़ा स्याह रंग का तेल था जो ऊद की लकड़ी से कशीद किया गया था। हसन ने हकीम बू अली के सामने रखे हुए उसी गर्म प्याले की तरफ इशारा किया जिससे अभी तक उमैर के केमिकल की बदबू आ रही थी। हकीम साहब, क्या मैं इसे इसी आग पर डाल सकता हूं? इस आग पर? हकीम हैरान हुए। वो तो बदबू से भरी है। खुशबू का काम ही बदबू को मिटाना है, हसन ने मुस्कुरा कर कहा। हसन ने अपनी बोतल से सिर्फ एक कतरा उस दहकते हुए कोयले पर टपकाया। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर सफेद धुएं का एक बारीक मरगोला स्पाइरल उठा, और फिर एक जादू हुआ। वो सड़ांध, वो केमिकल की बू, वो हब्स, सब जैसे हवा में तहलील हो गया। उसकी जगह एक ऐसी पुरस्रार रूहानी और मशहूर कुन खुशबू ने ले ली जिसने पूरे दरबार को अपनी लपेट में ले लिया।
ये ऊद हिंदी की नायाब तरीन किस्म थी। ये खुशबू नाक के रास्ते नहीं बल्कि सीधी दिल में उतर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दरबार अचानक किसी कदीम घने जंगल या किसी मुकद्दस इबादतगाह में बदल गया हो। गवर्नर ने आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे से सारा गुस्सा गायब हो गया और एक अजीब सा सुकून छा गया। दरबारी जो नाक पर रुमाल रखे हुए थे अब गहरी सांसें ले रहे थे ताकि इस खुशबू को अंदर उतार सकें। पर्दे के पीछे से एक कनीज दौड़ती हुई आई और गवर्नर के कान में कहा, शहजादी कह रही हैं कि उन्हें ऐसा तोहफा आज तक नहीं मिला। ये खुशबू जन्नत की हवा महसूस होती है। हकीम बू अली अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। सुभान अल्लाह, उन्होंने पुकारा। ये है असल इत्र, 50 साल पुराना ऊद। ये वो खुशबू है जो वक्त के साथ बूढ़ी नहीं होती बल्कि जवान होती है। नौजवान, तुमने आज इत्र साजी की लाज रख ली। होश में आने के बाद गवर्नर ने उमैर और हसन दोनों को तख्त के करीब बुलाया। हसन इब्ने अब्दुल्लाह, गवर्नर ने मोहब्बत से कहा, तुम्हें आज से शाही अत्तार का खिताब दिया जाता है। तुम मुंह मांगा इनाम मांग सकते हो। हसन ने सर झुका लिया। आली जा, मुझे दौलत की हवस नहीं, बस मेरी दरख्वास्त है कि बगदाद के बाजारों से मिलावट का खात्मा किया जाए। फिर गवर्नर का चेहरा सख्त हो गया और वो उमैर की तरफ मुड़ा जो अब जमीन पर घुटनों के बल बैठा रो रहा था। और तुमने लालच में आकर अपने हुनर, अपने भाई और अपनी रियाया सबको धोखा दिया। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी सारी जायदाद जब्त कर ली जाए और तुम्हें कैद खाने में डाल दिया जाए ताकि तुम सारी जिंदगी सड़ते रहो। और इस जाफर को शहर के चौक पर कोड़े मारे जाएं। सिपाही उमैर को घसीटते हुए ले जाने लगे। मुझे माफ कर दो हसन, मुझे बचा लो। उमैर चीख रहा था, मैं बहक गया था भाई, मैं अंधा हो गया था। हसन का दिल पसीज गया। आखिर वो उसका खून था। हसन गवर्नर के सामने दोबारा झुका। आली जा, एक गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। बोलो शाही अत्तार, गवर्नर ने कहा। मेरे भाई ने गुनाह किया है मगर उसे कैद न करें। कैद इसे मुजरिम बना देगी, इंसान नहीं। इसे मेरे हवाले कर दें, मैं इसे वो सजा दूंगा जो इसे सुधार सके। गवर्नर ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुरा दिए। ठीक है, भाई की मोहब्बत जीत गई, इसे तुम्हारे हवाले किया जाता है। कारखाने की राख साफ हो चुकी थी। हसन ने इनाम की रकम से वहां एक नया, बड़ा और हवादार कारखाना तामीर किया। इसका नाम इत्र कदा ए अब्दुल्लाह रखा गया। भट्टी के सामने जहां आग दहक रही थी, एक शख्स मामूली कपड़े पहने पसीने में शराबोर लकड़ियां तोड़ रहा था। ये उमैर था। अब वो मालिक नहीं था, शागिर्द था। उसके हाथों के छाले और चेहरे की कालिख ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया था। हसन उसके पास आया और उसे पानी का गिलास दिया। थक गए हो? हसन ने नरमी से पूछा। उमैर ने पानी पिया और शर्मिंदा नजरों से भाई को देखा। हसन, मैंने तुम्हारा सब कुछ जलाया, फिर भी तुमने मुझे पनाह दी। हसन ने मुस्कुराते हुए भट्टी में एक लकड़ी डाली। उमैर, खुशबू का उसूल है, जो इसे आग में डालता है ये उसे भी महका देती है। हम फूलों के खादिम हैं, हमारा काम कांटों का बदला खुशबू से देना है। उमैर की आंखों से नदामत का आंसू टपका और भट्टी की गर्म जमीन पर गिरकर जज्ब हो गया। उस दिन उमैर ने इत्र बनाना नहीं सीखा बल्कि उसने इंसान बनना सीखा। जाफर को शहर बदर कर दिया गया था और अब बगदाद की फिजाओं में सिर्फ खालिस इत्र की महक थी। इत्र कदाए अब्दुल्ला की शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन उसकी कामयाबी का राज कोई फॉर्मूला या केमिकल नहीं था बल्कि वो ईमानदारी थी जिसकी खुशबू सदियों तक जिंदा रहती है। बुराई का अंजाम, धोखाधड़ी और मिलावट से हासिल की गई कामयाबी आरजी अस्थायी होती है और आखिरकार जिल्लत का बाइस बनती है। सब्र का फल, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा इज्जत और सुकून है। माफी की ताकत, बदला लेने से दुश्मन खत्म होता है लेकिन माफ करने से दुश्मनी खत्म होती है। अगर आपके दिल ने इस कहानी को महसूस किया हो, अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो एन वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब किसी और की जिंदगी बदल सकता है। कहानी को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही सबक आमोज दिल को जगाने वाली कहानियों के लिए एन वॉइस के साथ हमेशा जुड़े रहिए।